Hello guys, welcome to another video of TechnoSpike, and in this video tutorial what we are going to talk about is कि programming languages क्या होती हैं और programming languages की history क्या है. So without any delay, let's get started. So first of all, the very question जो हमारे mind में आता है वो होता है कि what is programming? Programming चीज़ क्या है? तो mostly जो हमें इसका आंसर मिलता है वो यही मिलता है कि programming is the language of computers एंड प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए बेसिकली. बट दिस इज़ नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन. बेसिकली कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझता. कंप्यूटर को एक ही चीज़ का पता है और वो है जीरोस एंड वंस. अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग. उसको नहीं पता ए बी सी डी क्या है, ई एफ जी क्या है, एच जे क्या है, नथिंग एल्स. उसको कुछ भी नहीं पता. कंप्यूटर को सिर्फ ये पता है कि करंट आ रहा है या करंट नहीं आ रहा. तो फिर ये प्रोग्रामिंग इतनी जो हम करते हैं जावास्क्रिप्ट एच टी एम एल से, इस सब का बेसिक मकसद क्या है? तो बेसिकली जो हमारी प्रोग्रामिंग है ये इट्स द ओनली वे ह्यूमन कैन ये बेसिकली जो है कि एक प्रोग्रामर का कोड दूसरा प्रोग्रामर समझ सके. इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट वजूद में है, ताकि अगर एक प्रोग्रामर एक कोड लिख रहा है, फॉर एग्जांपल वो सी प्लस प्लस में लिख रहा है, तो वो दूसरे प्रोग्रामर जब उसके कोड को देखे तो वो उसको अंडरस्टैंड कर सके. जैसे आप गिटहब पे इधर उधर कोड देखते हैं तो आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना. सिमिलर वे ये चीज़ें से मिली है कि ये ह्यूमन की लाइक शेयरिंग कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए और एक दूसरे को कैपेबल करने के लिए कि वो एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दी गई जिसके अंदर आप कोड लिखते हो और उसके बाद आप उस कोड को मीन्स किसी को भी दे तो वो उस कोड को समझ जाएगा. और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए कंपाइलर बना होता है. जो आप कोड करते हो जिस भी लैंग्वेज में, उसका एक कंपाइलर होता है. सो वो कंपाइलर जो है आपके कोड को 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. बेसिकली 0 का मतलब होता है करंट नहीं है, 1 का मतलब होता है करंट है. और कंपाइलर हमेशा लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है. सो बात भी वही है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता तो उतने ज़्यादा हमें कोडिंग करने की क्या ज़रूरत है. इसकी लॉजिक को थोड़ा और डीपली देखते हैं कि why we use programming languages computer don't understand. Basically we use it for, it is a standard we use for making a good quality code so other programmers can understand what we are writing, what the logic we are implementing. So this was the basic thing to that. So अब अगर एट द एंड पे सारी चीज़ों ने जाके 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो हम इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस क्यों यूज़ करते हैं? असम्बली लैंग्वेज है, पी एच पी है, लारावेल है, उसके बाद अपनी को सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, एच टी एम एल, इतनी लैंग्वेजेस क्यों हैं? तो बेसिकली ये हर लैंग्वेज डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं. एट द एंड दे आर ऑल गोइंग टू बी ऑप कोड. वो आखिर में जाके एक 0101 की स्ट्रिंग में कन्वर्ट होंगी, लेकिन फॉर इन द बिगिनिंग ऑल ऑफ देम आर जस्ट लाइक सिंपल. मीन्स के वो 0101 ही है, लेकिन ईज के लिए कि हर चीज़ को डिफरेंट कर दी गया. फ्रंट एंड के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस, बैक एंड के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस. फ्रंट एंड के कंपाइलर्स डिफरेंट सिंटैक्स में होते हैं, बैक एंड के डिफरेंट होते हैं. पर इसी वजह से जो है ये सब चीज़ों को पैदा किया गया ताकि ईज प्रोवाइड हो सके. और हम फर्दर आगे सारी लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो हम समझ जाएंगे. सबसे पहले हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया है कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ. तो थोड़ी सी हिस्ट्री प्रोग्रामिंग की देख लेते, देन हम इसकी तरफ जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जीरो एंड वन लॉजिक को हम देखेंगे वो कैसे आई. उसके बाद जो हम सेकंड थिंग देखेंगे ये सारा कुछ इन्वेंट कैसे हुआ, मीन्स कैसे आ गया सारा कुछ. आप लाइट्स बल्ब देख रहे हो, आप अपने अराउंड में एक लैपटॉप पीसीस देख रहे हो, ये सब आपके सामने कैसे आ गया. सो अब इन चीज़ों का आंसर क्या है? वो करंट है. क्योंकि अगर हम करंट को समझ गए कि करंट किधर से आया तो थोड़ी बहुत करंट की हिस्ट्री को हम देखेंगे. देन उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दो टाइप्स ऑफ हमारे पास एनर्जी है. तो पहली जो एनर्जी हमारे पास थी ना इस दुनिया में वो मैकेनिकल एनर्जी थी, जो स्टोरेबल एनर्जी थी. ये दो एनर्जीज हैं जो स्टोरेबल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल. इसके अलावा हीट एनर्जी है वो भी डिफ्यूज हो जाती है, हर चीज़ इधर उधर हो जाती है. लेकिन मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो ऐसी एनर्जीज हैं जिनको हम स्टोर कर सकते हैं. तो पहले मैकेनिकल एनर्जी थी, लाइक वो रबड़ को अगर किसी के साथ रोटेट करते रहे या तीर कमान को खींच के हम छोड़ते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी स्टोर रहती है एट टाइम के लिए. इसी तरीके से सेकंड जो हमारे पास एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ नेचुरल फिनोमेना. तो हम इसको देखते हैं कि ये 300 साल की जो है ना एक स्टोरी है, डार्जिलिंग लीप इमेजिनेशन एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेरिमेंट्स एंड डिफरेंट. और इनके अंदर जो है वो ये सब कुछ है. मीन्स कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, कैसे जो है इसको इन्वेंट किया गया, कैसे कैसे इसमें एनहांसमेंट आई और कैसे हमने इसको कंट्रोल करना शुरू किया और कंप्यूटर के अंदर इसको इस्तेमाल किया और ऑल दैट स्टफ. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि
पहले तो आप ये इमेजिन करें कि वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैसा वर्ल्ड होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। सो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, रातों को दिए जल रहे हैं, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो हमने इतनी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, हम में से कितने लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट कैसे कैसे, हालांकि इतनी पुरानी नहीं है, 300 साल की हिस्ट्री पढ़ना है। डोंट आई थिंक इट्स अ सिंपलर थिंग, आजकल के दौर में आप इजीली पढ़ सकते हो, लेकिन हम लोग इस तरफ जाते नहीं है। सो चलो देखते हैं फॉर द टाइम बीइंग कि हम ये कैसे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ था फिनोमेना जिसको कहते हैं हॉक्स पे। ये एक मशीन है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। सो हुआ क्या था कि न्यूटन का एक कह लें आप असिस्टेंट था, हॉक्स उसका नेम था, और वो उसने ये मशीन बनाई थी। इस मशीन में आप देख सकते हैं कि नीचे एक रोटेटर लगा हुआ है, ऊपर एक ग्लास, और एक ग्लास वैक्यूम्ड है जो टॉप पे लगा हुआ है ग्लास ये वाला। ये ग्लास यहाँ पे वैक्यूम है। वो उसने ये मशीन बनाई और जिसके ऊपर वो हैंड रख के इसको रोटेट करता था। जब रोटेट करता था देन ऑल सडनली इसके अंदर स्पार्क्स प्रोड्यूस होने लग जाते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास फिनोमेना होता है चार्ज डिस्चार्ज का, लाइक अगर आप अपने सर के ऊपर फुटा रब करके उसके साथ पेपर लिफ्ट कर सकते हो, उसके बाद आप लाइक वो कर सकते हो अपना समटाइम्स सर्दियों में आपका अगर ब्लैंकेट के साथ ना नेल टच हो जाए तो स्पार्क निकलता है। तो वही फिनोमेना ये कर रही थी, लेकिन वो उस मशीन के फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इशू ये हो गया कि अब उसको नहीं पता था ये क्या हो रहा है, क्या फिनोमेना क्या नहीं है। तो उसने समझा कि यार ये समथिंग गॉड इज इंटरफेयरिंग विद दिस थिंग एंड ये कोई और ही चीज़ है। सो ही जस्ट लेफ्ट इट देयर। तो ये जो मशीन थी आर्ट्स में कि ये म्यूजिशियंस ने यूज़ करना स्टार्ट कर दी। म्यूजिशियंस ने कहा कि यार वो अपने सर्कस में इसको दिखाया करते थे, और वहाँ से टर्म जो इलेक्ट्रिशियन ईजाद हुई है वो बेसिकली जो जो लोग इस मशीन को यूज़ करते थे और वो थे म्यूजिशियन, तो वो खुद को इलेक्ट्रिशियन कहा करते थे। तो इस सब प्रोसीजर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एवोल्यूशन आई वो ये कि ग्रीक्स जो थे हमारे पास, वो एम्बर को रब करते थे सिर्फ क्लॉक के साथ, ताकि वो शॉक्स जो है ना दे सकें। लिटिल शॉक्स, जैसे आप एम्बर को रब करो और उसको किसी भी बंदे को टच करो तो वो शॉक्स मिलते हैं। तो एक्स भी यूज़, और जैसे मैंने आपको बताया है, इसलिए जो होती थी यूज़, तो म्यूजिशियंस के लिए यूज़ होती थी, वहीं से टर्म इलेक्ट्रिसिटी भी आया, लेकिन वो बाद में आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे आप 2 मिनट के लिए एक क्वेश्चन आपसे आप सोचेंगे क्या पहले डीसी करंट पहले आया इस दुनिया में या एसी करंट पहले दुनिया में? अपने माइंड में सोचें इसका आंसर, अपने खुद को ही आंसर दें, क्योंकि मैं तो उधर मौजूद हूँ नहीं, तो जस्ट सी व्हाट इज द आंसर। सो क्वेश्चन इज डीसी करंट वाज फर्स्टली इन्वेंटेड और एसी? सो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना थी वर्ल्ड की। फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी बैटरीज पहले इन्वेंट हुई थी। तो डीसी बैटरीज को इन्वेंट करने के लिए अब हमारे पास जो था ना, फर्स्टली डीसी बैटरीज ऐसे इन्वेंट हुई कि एक बंदा था फॉर एग्जाम्पल, उस वक्त आप ये नेचुरल चीज़ों से इन्वेंट हुए, कोई भी चीज़ खुद से इन्वेंट नहीं होगी, ना ही किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बल्ली बंदे ने की है। सिंपल सिंपल फिनोमेना को यूज़ करके इन लोगों ने जो है ना ये चीज़ें इन्वेंट की है नेचुरल फिनोमेना को देख के। हर चीज़ जहाज परिंदों को देख के बना है, बॉडी स्ट्रक्चर को देख के बना है, तो मी ईच एंड एवरीथिंग। सो अगर हम बैटरीज की बात करें तो आपने इलेक्ट्रिक ईल का नाम सुना होगा, वो फिश करंट मारती है। तो ये बेसिकली उससे कॉन्सेप्ट आया है इलेक्ट्रिक ईल से, कि साइंटिस्ट उस वक्त केमिकल इंजीनियरिंग जो थी वो पीक पे थी, केमिकल टाइम था, लोग कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे थे, एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे थे, एसिड्स को स्टडी कर रहे थे, बेसिस को स्टडी कर रहे थे, उनके केमिकल रिएक्शन को स्टडीज कर रहे थे। सो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक ईल सामने आई, तो जब उसकी बॉडी को स्टडी किया गया पता चला कि उसकी बॉडी पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज स्केल्स होते हैं। तो जैसे ही वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसको खतरा फील होता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स के साथ टच होती हैं, और इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट करंट प्रोड्यूस होता है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ना पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं इनको विया लाइव हम भी अगर इसको ऐसे करें प्लेट्स बनाकर, तो क्या आया कि हमें शॉक लगेगा नहीं लगेगा? सो साइंटिस्ट ने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स ऊपर नीचे रखी, बीच में इंसुलेशन रखी, और जब उस पर टॉप वाली और बॉटम वाली पे हैंड टच किया तो उसको अच्छा खासा करंट फील हुआ। तो उसने कहा यार ये तो डेफिनेटली एक अच्छा फिनोमेना है। तो उसने फिर डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, कभी लकड़ी टच की, कभी वहाँ से प्लास्टिक टच की। जब वो लोहा टच करता था तभी करंट लगता था। तो यहाँ से जो है हमारे पास ये फिनोमेना आया इलेक्ट्रिसिटी का, डीसी करंट का। सो उसने क्या किया कि डीसी करंट को, जो उसके पास ये बैटरीज बन गई थी, उसने इस बैटरी को उठाया और वो चला गया उस वक्त के किंग के पास। ही आस्क्ड द किंग दैट मैंने ये फिनोमेना डिस्कवर किया है। तो किंग ने उसको कहा कि आप ऐसी एक चेयर बनाओ लोहे की जिसके ऊपर बंदे को बिठाएं, और फिर ये वाली बैटरीज को कनेक्ट करें तो उसको मौत हो जाए। वो मीन्स अपनी दहशत बढ़ाना चाहता था, अपनी पॉपुलैरिटी बनाना चाहता था कि इलेक्ट्रिक डेथ का कॉन्सेप्ट उसने इंट्रोड्यूस करवाया। ये उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था।
देन उसके बाद कुछ जो हमारे किंग्स थे वो इलेक्ट्रिक क्राउन्स पहनते थे छोटी बैटरी लगा के, ताकि उनके वो जो थे ताज जो थे वो ब्यूटीफुल लगे और ऑल दैट स्टफ। तो ये मतलब एक मैजिकल सेंस में यूज होती है, चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होगी दूसरे से मिलती जाती। देन हम चले जाते हैं इसके बाद सिंपल स्विचिंग फिनोमेना पे। सिंपल स्विचिंग आप उनको पता चल गया कि जब हम इन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तभी करंट फ्लो करता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करता। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेलीग्राफ। अब टेलीग्राफ क्या है? बेसिकली ये फर्स्ट कम्युनिकेशन सिस्टम था जो बनाया गया था सैमुअल मोर्स ने। अब इसने किया क्या था कि ये हमारे सामने एक मैग्नेटिक कॉयल है और कॉयल के पीछे दो हमारे पास टर्मिनल्स बने हुए हैं, लाइक दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों के साथ इसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दो, बैटरी का इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दो। तो जैसे ही ये दोनों सर्किट कंप्लीट होगा यहाँ पे एक स्विच लगा दो, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा तो ये टैप करता था, यहाँ पे टैपिंग होती थी। तो बेसिकली इस टैपिंग की बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि लोग एक जजीरा था न्यूयॉर्क के इर्द गिर्द के, उन्होंने वहाँ से वायर्स लेकर आए क्वीन तक, सॉरी दूसरे जजीरे तक, और उनके बीच में उन्होंने ये कंपास रख दी। एक साइड पे बंदे को बिठा दिया जो था कोडर, दूसरे साइड पे था डी कोडर। तो अब कोडर का काम ये था कि वो वहाँ से स्विचिंग करता था, मीन्स बटन को ऑन ऑफ करता था, और यहाँ पे ये टैप होता था, और उस टैपिंग की बेस पे उन्होंने 10 की बेस पे एक लैंग्वेज बनाई हुई थी, और उस लैंग्वेज को वो यूज़ करके कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे। तो फर्स्ट लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन जो हमारे पास चैनल क्रिएट हुआ था वो टेलीग्राफ था। ओके, आफ्टर दैट अब हम चले जाते हैं कि हम उसको देखते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री। तो हमने देख ली, अब टैपिंग तक पहुंच है कि करंट की बेसिस पे ऑन ऑफ हमें मिल रहा है, इन 0 एंड 1 ले रहा है। लेकिन अब दूसरी साइड पे कंप्यूटिंग की हिस्ट्री क्या है? तो कंप्यूटिंग की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 300 BC से। मैकेनिकल सिस्टम था हमारे सामने, बेगस है इसका नाम तो सबने सुना होगा, अकाउंटिंग के लिए यूज होता था। इसके बाद हमारे पास्कल मशीन आ गई। पास्कल ने हमारे पास ये मशीन डिस्कवर की जो एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करती थी। इसको मजीद ये बेसिकली जो मैकेनिकल सिस्टम थे इसके पीछे इनको रोटेटर लगे हुए थे, मोटर लगी हुई थी, और वेट की बेसिस पे ये आपके पास रिजल्ट पेपर की फॉर्म में डिस्प्ले करती थी। सो उसके बाद जो है 1700s में हमारे पास जो है वो गॉडफ्राइड लेबनीज ने जो है हमारे पास पास्कल की मशीन को और एनहांस किया, और ही डेवलप्ड अ बाइनरी सिस्टम। मीन्स उसने बाइनरी सिस्टम डिस्कवर कर दिया जो आजकल हर जगह पे यूज़ हो रहा है। इसके बाद हमारे पास 1820 में चार्ल्स बैबेज आ गया। बैबेज की जो है ना उसको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली उसने जो है ना मैकेनिकल कैलकुलेटिंग इंजन डिज़ाइन किया था पूरा। इसको कहते थे डिफरेंस इंजन। ये दो चीज़ों में डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता था। ये पावर स्कीम को यूज़ करता था, इसको इंस्ट्रक्शन फिक्स मिलती थी। लाइक मैं आपको कैसे समझाऊँ? ओके, सीन ये होता है कि आप दो पेपर्स को कंपेयर कर सकते हो। दो पेपर्स है मेरे पास, अगर फॉर एग्जांपल ये एक सेल फोन है मेरे पास, एंड देन ये एक पेन है मेरे पास, मैं इनको कंपेयर करता हूँ एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इसका वेट, सॉरी इसका इसका एरिया, इसका साइज डिफरेंट है ना। इसी तरीके से अगर ऐसे दो सेल फोन हो मेरे पास, लाइक इसको ऐसे कर लेते कवर को, और इन दोनों को मैं ऐसे टच करता हूँ आपस में, तो इन दोनों की साइज सेम है। तो इनका कंपैरिजन, अगर इसके इधर 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 डिफरेंट होल्स होंगे तो डेफिनेटली इसके इधर 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 डिफरेंट होल्स होंगे, तो वो होल्स अगर होल्स के ऊपर आएंगे तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये पेपर के ऊपर दिए गए 5 कार्ड्स को आपस में वो कर सकता था, कंपेयर कर सकता था। तो ये रिजल्ट डिस्प्ले करता था इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। इसके बाद एनालिटिक इंजन आ गया। 5 कार्ड यूज होते थे स्टाइल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। जैसे मैंने अभी बात की, उस वक्त कैलकुलेटर तो होता नहीं था, इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका क्या था, कंपाइलर तो कोई था नहीं, मैकेनिकल सिस्टम था। इसके अंदर 5 कार्ड थे। 5 कार्ड ये होता है कि कार्ड के ऊपर सुराख होते थे, 1001 की फॉर्म में जो है इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे सेटेड होती थी। और उसके बाद ये एक प्रोग्रामेबल इन्होंने कैलकुलेटर का आइडिया दिया था बैबेज ने, अगर वो मतलब नहीं आ सका, उसका डिज़ाइन केम इन टू रियलिटी नहीं आ सका। अगर वो उस वक्त रियलिटी आ जाती, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, अगर उस वक्त रियलिटी हो जाती तो आज कंप्यूटर रेवोल्यूशन 100 साल है और एडवांस होती, मीन हम 100 साल और आगे होते। कि चलो कोई ना। उसके बाद आडा लवलेस को कहा जाता है जी, शी इज़ द नोन एज फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। सो आधा जो एडा थी वो बैबेज के साथ वर्क करती थी। शी उसने जो है एल्गोरिथम बनाया था जो कैलकुलेट कर सकता था बर्नौलीज नंबर को, मीन्स उन कार्ड्स के ऊपर उसने वो एल्गोरिथम बनाया था। और इसने बैबेज की मशीन के ऊपर वर्क किया है। एंड देन इसने डेटा एनालिसिस, लूपिंग एंड एड्रेसिंग के ऊपर काम किया है। उसके बाद जो है हमारे पास आ गया हरमन हेदराइट। और ये इसका टेबलेटर जो था ना वो बैबेज के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड था, लेकिन बैबेज का जो डिज़ाइन था ना वो स्टीम इंजन के ऊपर चलता था, वो टोटली मैकेनिकल था।
जबकि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम था, इसको कहते थे सेंसस टैबुलेटर। इसके अंदर 65 पंच कार्ड्स एट ए टाइम चल सकते थे, मीन 65 इसके अंदर हमारे पास सिस्टम इंस्ट्रक्शन जा सकती थी। और ये कंपनी जो है बाद में इवेंचुअली IBM आजकल जो कहलाती है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम था कि ये अपनी सेंसस टैबुलेटर इन्होंने बनाया था। ये हमारे पास सेंसर टैबुलेटर है, यहाँ पे पंच कार्ड रखा जाता था और इसको पंच किया जाता था, उसकी बेसिस पे मैकेनिकल सिस्टम की बेसिस पे हमारे पास जो है वो अपना कैलकुलेशंस होती थी और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले हो जाते थे। तो ये हमारे पास फर्स्ट कीबोर्ड वाज पंच कार्ड। तो ये देखिए पंच कार्ड के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, वन का मतलब ये, एल का मतलब ये है, ई का मतलब ये, अगर ये वाला इसके इस सुराख पे टच हो तो ये है, इसके इधर इस जगह पे सुराख हो तो ये। तो ये ऑल दैट थिंग जो थी हमारे पास एक कीबोर्ड के तौर पे काम करती था। तो उसके बाद हमारे पास एलन की टर्नल प्रपोज एलन टर्नल ने एक डिज़ाइन प्रपोज किया था, ये यूनिवर्सल मशीन के एक यूनिवर्सल मशीन हो जिसके ऊपर हमें जो है हमें जिसके ऊपर स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो जो ओपन सोर्स हो। तो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर आया था उसको कहते हैं हम G4। ये डिवाइस इंस्ट्रक्शन रीड कर सकती थी पंच कार्ड से और ये बूलियन लॉजिक को यूज़ करती थी और ये डिसीजन मेकिंग कर सकती थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेज। लाइक हम इसको कमांड्स दे रहे थे ना, उनकी बेसिस पे ये वो कर सकती थी, डिसीजन ले सकती थी कौन सी रिलेज को ऑन ऑफ करना है। ठीक है, डिसीजन बेसिकली उस तरह नहीं देने तो हम नहीं होते थे, लेकिन मीन्स ये कर सकती थी लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशंस लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स, ये चीज़ें ये इम्प्लीमेंट कर सकती थी। उसके बाद इसको G4 कहते थे कंप्यूटर और यहाँ से एवोल्यूशन होता था स्टार्ट। फिर 1937 में हार्वर्ड एकेन आया, उसने IBM से कोलैबोरेट किया और उसने एक मार्क 1 के नेम से कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मार्क 1 जो हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंप्यूटर था। ये वर्क करती थी बैबेज के इंजन के फिनोमेना के ऊपर, और लेकिन ये 1 मिलियन पार्ट पे कंपोज थी। 5 टन इसका वेट था, 500 माइल्स ऑफ वायर इसके अंदर यूज हुई थी। 60 सेट्स ऑफ 24 स्विचेस थे जो मैनुअली कंट्रोल होते थे डेटा एंट्री के लिए। अब स्विचेस पे देखिए, 5 कार्ड से हम चले गए स्विचेस पे। 5 कार्ड्स पे थे होल, होल को भी हम करंट से रीड करते थे, लेकिन अब हम करंट को रीड कर रहे हैं स्विचेस से। तो 60 सेट्स ऑफ 24 स्विचेस थे जिनको मैनुअली अपडेट करना पड़ता था। ये 20 अब क्योंकि हमारे पास उस वक्त तक ये वैक्यूम ट्यूब्स वाले जो सीन थे हमारे पास वो वजूद में आ चुके थे, तो हम मेमोरी में डेटा स्टोर कर सकते थे करंट की फॉर्म में। करंट बेसिकली बैटरी थे, तो बैटरी की फॉर्म में हम करंट को स्टोर कर सकते थे। तो ये हमारे पास 72 नंबर स्टोर कर सकता था। आई गेस तो 23 डेसिमल होना चाहिए एक नंबर में, और 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अ सेकंड कर सकते थे। तो ये फर्स्ट हमारे पास IBM का कंप्यूटर था जो हार्वर्ड एकेन ने बनाया था 1937। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन 6 सेकंड में होती थी। डिवीजन हमारे पास जो होती थी 15.3 सेकंड लेती थी। और जो हमारे पास हम बग का नाम सोच रहे थे ना, फलाने प्रोग्राम पुराना बग है, डिबगर है, ये है वो है, तो बेसिकली जो है ना, ये जो कंसेप्ट डिबगर का आया था ना, तो ये प्राइमरी प्रोग्रामर ग्रेस होपर ने डिस्कवर किया था। उसने किया ये था कि जब वो मौत एक था ना, बग एक था होता है, इसको कहते हैं अपनी जुबान में उसको क्या कहते हैं यार, पतंगा जो होता है, वो एक पंच कार्ड के ऊपर जाके लेट मतलब बैठा और उसने पंच कर दिया उसको, तो दैट वाई वो दब गया वहाँ पे। तो कैलकुलेशंस में एरर आ रहा था, तो वहाँ से एक कंसेप्ट ऑफ बगिंग डिबगिंग वहाँ से इंट्रोड्यूस किया। अब हमारे पास वैक्यूम ट्यूब एरर आ गया, मीन्स पहले हमारे मैकेनिकल सिस्टम थे, तो हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग थी वो सारी कुछ वैक्यूम्स पे हो रही थी। रिलेज जो यूज़ हो रही थी वैक्यूम ट्यूब वाली भी यूज़ हो रही थी। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स वर मोर फास्ट, रिलेज वर रिप्लेस बाय वैक्यूम ट्यूब्स, और वैक्यूम ट्यूब्स क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी, सो ABC कंप्यूटर वाज बिल्ट, इट वाज कम्प्लीटली डिजिटल। जो पहला ABC कंप्यूटर बिल्ट हुआ वो कम्प्लीटली डिजिटल था। वैक्यूम ट्यूब एरा के बाद हमारे पास आ गया ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर आ गया, जिसे हम कहते हैं ENIAC। ENIAC बेसिकली फुली प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकल सिस्टम था। 1800 वैक्यूम ट्यूब्स थी, हाई स्पीड कंप्यूटर था क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज़्यादा तेज होती है। उसके बाद हमारे पास आ गया ट्रांजिस्टर वगैरह, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिए छोटे ट्रांजिस्टर ने, जो आज छोटे होते 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 बोले लाख सॉल्व करते 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 ये लैपटॉप और ये सेलफोन्स की फॉर्म में हमें मिल के जाते हैं। सेम फिनोमेना हो रहा है, वही सिस्टम हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। पहले हमने देखा क्या देखा, करंट की हिस्ट्री, उसके बाद हमने देखा हमारी कंप्यूटिंग की हिस्ट्री। अब हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री। तो असेंबली वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1949। तो असेंबली लैंग्वेज बेसिकली डायरेक्ट रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकती थी, ये मशीन लैंग्वेज है। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड लैंग्वेज जो आ जाती है वो फोर्टान थी। असेंबली इज अ लो लेवल लैंग्वेज और फोर्टान इज हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि असेंबली डायरेक्ट रजिस्टर्स को एक्सेस करती है, फ्लैग्स को एक्सेस करती है, जबकि फोर्टान एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसके ऊपर लेयर चढ़ा है।
The first compiler is made by Hopper named as COBOL, which was laterally converted to mechanical machine language. अब देखो हमारे पास जो पहला कंपाइलर है, कंपाइलर का काम मैंने आपको बताया क्या होता है। कंपाइलर बेसिकली आपके कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑप कोड में, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर कुछ नहीं समझ रहा, वो स्विचिंग को समझ रहा है। जो रिले से पहले बाय हैंड लोग स्विचिंग कर रहे थे ना, अब वो स्विचिंग हो रही है कोडिंग से हो रही है। और वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं एक पेपर की फॉर्म में, और उस पेपर पे सुराख है, उन सुराहों को कंप्यूटर रीड कर रहा है और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर। तो कबाल वाज फर्स्ट हमारे पास कंपाइलर जो कन्वर्ट करता था मशीन लैंग्वेज में हमारी फटान लैंग्वेज। आप देखो लैंग्वेजेस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सबसे नीचे हार्डवेयर लैंग्वेज होती है जो ऑप कोड है, उसके ऊपर मशीन लैंग्वेज होती है जो बिल्कुल इजी, मतलब जो डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है ट्रांजिस्टर्स को, स्विचेस को, ऑल दैट स्टफ को। तो उसके ऊपर हमारे पास होती है असम्बली लैंग्वेज। असम्बली लैंग्वेज बेसिकली जो है वो थोड़ी समझ लो लो लेवल की है, लेकिन इतनी उसके ऊपर है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली ये जो आजकल हमारी है ना लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस पास्कल ऑल दैट स्टफ, ये जो हमारी लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ये इंसानों की ईज के लिए बनी है, एक दूसरे को समझाने के लिए बनी है। कंप्यूटर के लिए सबसे नीचे वाली मशीन लैंग्वेज बनी है, इसको ऑप कोड कहते हैं। असम्बली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है, और असम्बली लैंग्वेज बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज है। इससे ऊपर जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो सी सी प्लस प्लस पास्कल एक्सेट्रा वगैरह। अब हम चलते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्योंकि जो कि हमारा मेन टॉपिक है। आई गेस वीडियो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये वाली वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम बेसिक हम प्रोग्रामिंग को लेके चलेंगे और प्रोग्रामिंग को करना कैसे, और सी प्लस प्लस इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे। सो वैसे जनरल बता देता हूँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको यूज़ करने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास होनी चाहिए कंपाइलर, देन द सेकंड थिंग इज़ अ सिंटैक्स एंड द थर्ड थिंग इज़ अ लॉजिक। अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर हमारे पास वो वो कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स आवर कोड, हमारे कोड को कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में जो है 0101। हम इधर ABCDEF जो भी लिखेंगे, जो भी अपना सिंटैक्स होगा, जो भी लॉजिक होगी कंपाइलर के अंदर लिखेंगे। कंपाइलर जब कंप्यूटर के ऊपर हम उसको रन करेंगे तो वो हमारे कोड को कन्वर्ट करेगा एक ऑप कोड में, और वो कोड सेंड करेगा कंप्यूटर के प्रोसेसर को, प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शन को रीड करके रिजल्ट जनरेट कर देगा। सेकेंडली हमारे पास जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स किसी भी लैंग्वेज में सिंटैक्स क्या होता है? बेसिकली सिंटैक्स ये होता है कि आप उर्दू बोल रहे हो तो उर्दू के लिए भी पेते से जे भी जो भी है, ये एक सिंटैक्स है। हमें उसको किस तरीके से किस ऑर्डर में लिखना है, ये एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स का एक स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता। कंपाइलर फिक्स्ड है, हमें कंपाइलर कोई भी चूज़ करना पड़ेगा अपनी मर्जी से कि आप इस लैंग्वेज के कौन कौन से कंपाइलर अवेलेबल है, हम किसको फॉलो करते हैं, हमारा लैपटॉप कौन सा कंपाइलर सपोर्ट करता है। इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि कौन सा कंपाइलर चूज़ करना चाहिए हमें, लेकिन फॉर द टाइम भी हम देखते हैं कि कंपाइलर कौन सा हमने यूज़ करना है। सेकंड नंबर पे हमने देखना सिंटैक्स हमको आना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारी लॉजिक। अब लॉजिक क्या होती है? लॉजिक बेसिकली हर बंदा, हर प्रोग्रामर की डिफरेंट होती है, हर प्रोग्रामर गॉड गिफ्टेड होता है, हर बंदा डिफरेंट लॉजिक यूज़ करता है। सिंटैक्स आपका सेम होगा सर, कंपाइलर भी आपका जो होगा ना वो सिंटैक्स की गलती पकड़ लेगा कि यार यहाँ पे कोई सिंटैक्स का इशू है, लेकिन लॉजिक का इशू कंपाइलर नहीं पकड़ सकता। तो हम कोशिश करेंगे क्रिएटिविटी लॉजिक की तरफ भी जाए, सिंटैक्स की तरफ भी जाए। सो इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो हम जो है ना वो, चलो ये सी प्लस प्लस आ गया, सो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब मोर सो वी कैन अपलोड मोर वीडियोस लाइक इस तरह का कंटेंट आता रहे। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स जस्ट स्टॉप।